नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण देखते हैं। और टॉपिक भी लगा है काल विभाजन और नामकरण, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको कितने भागों में कैसे बांटा जा रहा है, कितने कालों में, कितने समय में, और उसके नाम क्या क्या हैं जिन कालों में हम बांट रहे हैं, उसका अध्ययन करते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा रहा है ऐसा प्रश्न, उसी को ध्यान में रखकर ये बातें लेकर चली जा रही हैं। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप जानते होंगे, अगर आपसे पूछा गया था, पिछले वीडियो में बताया गया था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किसने किया था? याद है? लिख कर दिखाइएगा आप लोग भी। किसने? गारसा द तासी ने। किस भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में ना, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो नाम क्या है हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ का? इस्तवार द ल लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, यही है ना। चलेगा, उसको हमने बताया कि हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था, यह भी चर्चा हमने कर दिया, पिछले वीडियो में सब कुछ हो चुका है। इसके बाद हमने आपको बताया था एक और, जिसमें काल क्रम को ध्यान में रखा गया था। एक रचना है तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी ना, इसको किसने लिखा है? कौन लिखा है? मौलवी करीमुद्दीन। बहुत अच्छे, वेरी ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने तो ना तो ज़्यादा कुछ प्रयास किया है, जैसे गारसा द तासी ने ना तो विभाजन का प्रयास किया है, उसमें कई कवियों को सम्मिलित कर लिया है, हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, ऐसे हम देखते हैं तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी में भी। लेकिन पहली बात, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, आपसे अगर कुछ प्रश्न पूछे जाएं ऐसे कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है, तो आप बताएंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसने लिखा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। ये पिछली बार टेट में भी पूछा गया था और आंसर की पहली बार आयोग से गलत आ गई थी। पहले गारसा तासी को दिया गया था, बाद में संशोधित करके जॉर्ज ग्रियर्सन के रूप में दिया गया। यानी ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है, तो आप बताएंगे किसकी? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आइए उसी आधार पर, उसी पुस्तक के आधार पर, जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के आधार पर हम वर्गीकरण देख रहे हैं, और करने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। तो आपसे पूछा गया जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे? द मॉडर्न, यही होगा ना, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, या कहीं कहीं ऐसे भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष भी हमने बताया था। कितना प्रकाशन वर्ष है? 1888 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका उल्लेख करते हुए वो ये बताते हैं कि इस पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। वो यहाँ नादर्न जोड़ देते, एक शब्द हमने ये भी आपको बताया है, वो नादर्न शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, और प्रकाशन वर्ष 1888 के बाद वो 89 बता देते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा आप गौर से। यानी अगर आपसे पूछा जाए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो भी बातें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। अब नादर्न शब्द जुड़ जा रहा है, तो रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उसका प्रकाशन वर्ष 1889 बताया है। और अगर ऐसे पूछा जाए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तब आप क्या बताएंगे? 1888 ईस्वी। ठीक है ना। तो अब चलिएगा, हमने इसमें बताया था कि इस पुस्तक में कितने कवियों का उल्लेख है? 952 कवियों का। 952 यानी कवियों लेखकों का विवरण दिया गया है, ये हमने भी आपको बता दिया है। यानी 952 कवियों के बारे में एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ बातें ना, एक बार गौर से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलेगा, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलेगा, इसमें देखिएगा हमने बताया कि रामचंद्र शुक्ल द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, आप यहाँ आप कर देते हैं या नादर्न हिंदुस्तान कर देते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, वर्नाक्यूलर माने क्या होता है? मॉडर्न माने जानते ही होंगे, मॉडर्न माने आधुनिक, और फिर वर्नाक्यूलर माने देसी।
लिटरेचर माने साहित्य जानते होंगे आप, हिंदुस्तान माने हिंदुस्तान, नादर्न कर देंगे तो रेलवे पर देखते होंगे कई बार लिखा होता नादर्न, नादर्न माने उत्तरी यानी उत्तर साइड, उत्तर भारत। तो नादर ने उत्तर भारत के कवियों को लेकर बातें, और उन्होंने थोड़ा सा ये भी किया, ये देखिए मॉडर्न हिंदुस्तान मतलब मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो जॉर्ज गियर्सन है ये क्या करते हैं कि इसमें उर्दू के कवियों को, संस्कृत के कवियों के, फारसी के कवियों को अलग कर देते हैं, यानी केवल उन्हीं कवियों को रखते हैं जो हिंदी में रखे जा सकते हैं। तो 952 कवियों को कई बार उल्लेख मिला है, और हमने बताया परीक्षा में भी इनसे पूछा गया है, टेट में कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ और हायर का जो एग्जाम होता है, या डीएसएसबी दिल्ली का है, आरपीएससी का एग्जाम है, इसमें बहुतायत बार एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न, लेकिन अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। एक मैं पेपर आपको दिखा रहा हूं कि जो सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न, देखेंगे एक पेपर है सुपर टेट का, इसमें देखेंगे ये सुपर टेट का पेपर है, गौर से देख रहे होंगे, ऐसा है कुछ नहीं, देखेंगे सब कुछ सुपर टेट का ही है। अब इसमें पूछा गया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। 4 विकल्प दिया है कथन के रूप में, सुपर टेट का प्रश्न है, तो टेट में भी देखिएगा, वनडे एग्जाम में, टीजीटी, पीजीटी में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए बता रहे हैं कुछ लोगों को ये बातें समझ में आ जाए कितना महत्वपूर्ण है। तो पहला विकल्प दिया गया है, इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। तो ये बताइएगा, यहाँ हमने बताया कितने कवियों को, 952 कवियों को, तो 952 में 5 होगा नहीं, तो इसका मतलब एक विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 खंडों में विभक्त किया गया है, तो 4 खंड छोड़िए, देख रहे हैं कितने खंड दिख रहे हैं, कितने खंड दिखाई दे रहे हैं, तो 4 खंड है नहीं, अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, कई तो दिख रहे हैं, मतलब अभी बता रहे हैं इसके बारे में, तो इसका मतलब 4 खंड में नहीं बांटा गया, तो इसका मतलब ये भी विकल्प गलत है। इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन किया गया, अभी हमने आपको बताया इसमें उर्दू के, संस्कृत के, फारसी के, अरबी के, प्राकृत के कवियों को अलग कर दिया गया, केवल हिंदी को रखा गया, तो इसका मतलब इसमें भी विकल्प को बाहर कर दिया गया उन लोगों को, इसका मतलब ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। फिर चौथा विकल्प दिया है कवियों और लेखकों का काला क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है, यही विकल्प सही है। अब देखिएगा एक क्रम से प्रवृत्तियों का उल्लेख काल क्रमानुसार लेकर चल रहे हैं, तो देखेंगे जैसे चारण काल हुआ, कब से कब है, 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी, यहाँ तक लेकर चले हैं। फिर ये सब बातें 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण हुआ, जैसी कि प्रेम का, ये सब लेकर चल रहे हैं, तो और इसके बाद इनकी प्रवृत्तियों का भी उल्लेख किए हैं, तो इस कारण यही विकल्प चौथा सही हो जाएगा। मतलब इतना आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आप जितने हिंदी के क्वेश्चन बन रहे हैं लगभग वो आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब समझिएगा, अब आइए हम देखते हैं कि काल विभाजन जॉर्ज गियर्सन का कैसा रहा है। अब देखिएगा पहला इनका काल विभाजन है चारण काल। अब देखिए अंग्रेजी में लिखी गई रचना है, कालानुक्रम के अनुसार लिखी गई है, तो ये पहला ये हिंदी में नाम है चारण काल, लेकिन अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है क्या, बार्डिक पीरियड, यानी बार्डिक पीरियड लिखा गया है। बार्डिक पीरियड का मतलब, बार्डिक माने जानते हैं, बार्डिक माने क्या होता है, अंग्रेजी थोड़ा बहुत ध्यान दिए हैं, बार्डिक माने भाट होता है, भाट, तो भाट माने वही चारण, तो हिंदी में इनके चारण कह दिया गया है। तो भाट का पीरियड, भाट जानते हैं, जैसे कुछ लोग कहा जाता है भाट, भाट इनका नाम सुने होंगे, कुछ लोग क्या करते हैं प्रशंसा में ढोलक इत्यादि लेकर दूसरे की प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, उनको कुछ जीवन यापन करने के लिए मिल जाया करता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो वही उसमें ऐसे राजाओं की प्रशंसा की जाती थी जो उनके दरबार में रहा कुछ करते थे, ऐसी बातें कुछ आ रही हैं। तो ये बताया जा रहा है कि भाट यानी बार्डिक पीरियड यानी चारण काल, जिसे भाट काल भी आप कह सकते हैं एक संदर्भ में, लेकिन मूलतः चारण माने वही चारण माने भाट होता है, और इसका इन्होंने समय दिया है 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी। गौर समझिएगा, अगर आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ करते हुए, लिखते हुए सबसे पहले किस काल, मतलब क्या नामकरण का उल्लेख किया है, उन्होंने पहले काल का क्या नाम दिया है, तो आप बताएंगे चारण काल। एकदम याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिएगा अच्छे से, एक बार गौर से देख लीजिएगा, फिर हम आपको बता रहे हैं क्या नाम दिया है उन्होंने, चारण काल। बात समझ में आ रही है, ये क्या नाम दिए हैं, चारण काल, गौर से समझिएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा है, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहे हैं, चारण काल कहे हैं। और हमने बताया कि चारण काल कब से कब तक है, 700 से 1300 ईस्वी तक। अगर आपसे एक प्रश्न और पूछे कि चारण काल में उन्होंने कितने कवियों को सम्मिलित किया है, चलिए आपको पता है किसी को, चारण काल में ग्रियर्सन ने कितने कवियों को सम्मिलित किया है, तो ये समझिएगा इसमें केवल इन्होंने 9 कवि लिए हैं, 9 कवियों को।
यानी इन्होंने इसमें 9 कवियों को सम्मिलित किया है। यानी किसमें, किस काल में, यानी चारण काल में 9 कवियों को। अब 9 कवियों का उल्लेख हम कर दे रहे हैं, आप ये समझिएगा गौर से। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए कुछ। इन्होंने 9 कवियों का उल्लेख किया है, यहाँ कवियों में बिंदु लगाना जरूरी है। यानी कवियों का 9 कवियों का उल्लेख किया है। तो कौन कौन है वो बता दे रहे हैं आपको। जैसे इसमें इन्होंने पुष्य कवि को लिया है। पुष्य कवि, पुष्य कवि का नाम सुने हैं, पुष्य कवि, ठीक है, पुष्य कवि का नाम लिया है एक। और दूसरे कवि का नाम कोई बताए, किसी को याद है? दूसरे कवि का क्या नाम है? खुमार सिंह, फिर केदार, फिर कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज, सारंगधर का उल्लेख किया है। और ध्यान दीजिएगा कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, यानी प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, और कालों का नामकरण एक आधार नहीं रहा है। यानी ग्रियर्सन ने जो नामकरण किया है केवल एक आधार पर नामकरण नहीं किया है। थोड़ा सा इसका मूल्यांकन करें। जैसे एक कोई आधार नहीं, एक बेस बनाकर नामकरण नहीं किया है। जैसे यहाँ देखिएगा चारण काल कर दिया, यहाँ 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कर दिया, फिर कई बार एक व्यक्ति विशेष नाम पर नामकरण, जैसे तुलसीदास हो गए, इनके नाम पे कर दिया, फिर यहाँ रीति काव्य कर दिया, फिर देखिएगा यहाँ कंपनी के शासन में हिंदुस्तान कर दिया। मतलब नामकरण का कोई एक आधार नहीं है। इनकी मतलब इतिहास की थोड़ी कमी है, ये समझिएगा। मतलब ये विशेषता तो कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर देखिएगा मतलब इन्होंने क्या बताया इसमें कि चारण काल को इतना। फिर देखिए 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। अच्छा, कई बार ये वर्तनी पूछी जाती है, पुनर्जागरण, ये बताइएगा शुद्ध क्या होगा, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा सभी लोग तो अपनी कॉपी पर। कई बार एग्जाम में वर्तनी पूछी गई है। सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग क्या कीजिएगा, संधि विच्छेद इसका कीजिएगा तुरंत। इसमें नो एकदम संधि विच्छेद कीजिएगा। कौन सा संधि है, संधि का नाम बताएंगे। कौन संधि होगी? विसर्ग संधि ना। चलिए बहुत अच्छे, ये बनेगी पुनः धन जागरण। ये कई बार वर्तनी पूछता, कुछ लोग यहाँ लिखकर उड़नतुरा लगा देते पुनर्जागरण। अच्छा, पुनर्जागरण आप जानते होंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है विश्व में पूरे, तो दांते कवि। अच्छा, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहां से हुआ है? इटली से। और इटली के किस नगर से? फ्लोरेंस नगर, ठीक है ना। तो गौर समझिएगा। अब यहां कहा जा रहा है 15वीं शताब्दी का। ये आपको यूरोप के इतिहास का मैं थोड़ा जिक्र कर रहा था, मतलब विश्व के इतिहास में, कि अगर विश्व के इतिहास में कहीं ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि पुनर्जागरण का अग्रदूत, तो दांते कवि हैं, कवि हैं। और कहां से? इटली के फ्लोरेंस नगर से, ठीक है ना, चलेगा। लेकिन आपसे यहां कहा जा रहा है पुनर्जागरण शब्द, देखिए पूर्ण जागरण है, इसको अंग्रेजी में रिनेसा कहा जाता है। लेकिन ये क्या लिखे हैं जॉर्ज गियर्सन, ये लिखते हैं द रिलीजियस रिवाइवल ऑफ द 15th सेंचुरी। ये लिखते हैं द रिलीजियस रिवाइवल ऑफ द 15th सेंचुरी। यानी द रिलीजियस माने धार्मिक, रिवाइवल माने ये बताते हैं पुनर्जागरण, ऑफ द 15th सेंचुरी यानी 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। बात समझ गए होंगे। यानी ये बता रहे हैं 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, इनका दूसरा क्लास मतलब चैप्टर, दूसरे भाग का नाम ही बता रहे हैं। तो अब देखिएगा, फिर आगे देखिएगा तीसरे भाग पे क्या कहते हैं। जायसी की प्रेम कविता, द रोमांटिक पोएट्री ऑफ मलिक मुहम्मद, द रोमांटिक पोएट्री ऑफ मलिक मुहम्मद, यानी मलिक मुहम्मद जायसी। तो ये इनके तीसरे चैप्टर में ले रहे हैं, ये चैप्टराइजेशन में किए हैं, ठीक। आगे देखिएगा चौथा क्या कर रहे हैं, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। तो यहां दिया गया है द कृष्ण कल्ट ऑफ ब्रज। कल्ट माने जानते हैं, कल्ट माने क्या होता है? पंथ होता है, पंथ, वही पंथ को यहां संप्रदाय कह दिया गया है। तो कह रहे हैं द कृष्ण कल्ट ऑफ ब्रज, यानी कृष्ण, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। यानी देखते हैं कि जो ब्रजमंडल में उसमें कृष्ण संप्रदाय की भक्ति कैसे हो, उसका उल्लेख किया कौन कौन लोग। फिर अगला है पांचवा वर्गीकरण इनका, मुगल दरबार, द मुगल कोर्ट्स। देखिए मुगल होता है, बिंदु होती है ना, तो इसलिए GH लग रहा है। द मुगल क्या दरबार, यानी द मुगल कोर्ट्स, द मुगल कोर्ट को कहा जाएगा मुगल दरबार। ये पांचवा विभाजन कर दे रहे हैं मुगल दरबार पर लेकर। अगला देखिए छठा वर्गीकरण, तुलसीदास। देखिए तुलसी में ए नहीं लगाए हैं, तुलसीदास। अब ये समझिएगा, इंग्लिश में लिख रहे हैं, जिसको सावधानी के साथ, ये मत सोचिएगा मैंने यहाँ ए नहीं लगाया है, जो उनकी पुस्तक में लिखा गया उसी का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। तुलसीदास यानी तुलसीदास का उल्लेख कर रहे हैं। और देखिए दास को भी उन्होंने डी को कैपिटल बाद में कर दिया। फिर अगला है रीति काव्य। तो रीति काव्य को देखिए क्या लिखा गया, द इसे पढ़ लेंगे, ARS, आर्स, बहुत अच्छे, ये पढ़ा जाएगा आर्स। और ये पोएटिका, यानी द आर्स पोएटिका, यानी रीति काल को ये क्या कह रहे हैं, रीति काव्य, और अंग्रेजी में लिख रहे हैं द आर्स पोएटिका, द आर्स पोएटिका। इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पोएटिका पढ़ लेंगे।
तो द आर्ट्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा है? तो रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? रीतिकाल को रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अच्छा, इनकी एक और विशेषता है, कई बार एग्जाम, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, एक उपलब्धि, कि इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन, इनकी उपलब्धि है। चलिए आगे देखा जाए, यानी रीति काव्य हम देख लिए। आठवां देखा है तुलसीदास के अन्य परवर्ती, यानी तुलसीदास के, तो यहां देखिए अदर, ये क्या लिखा गया है? सक्सेसर, सक्सेसर पढ़िएगा, सक्सेस पढ़ते हैं ना, सक्सेस, तो सक्सेसर, आप सक्सेसर माने क्या होता है? गौर से बताइए, सक्सेसर, सक्सेसर माने उत्तराधिकारी, यानी उनके बाद, ठीक। सक्सेसर आप तुलसीदास, ये देखिए 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक देखा जा रहा है, यानी एक है तुलसी के अन्य परवर्ती, यानी जो लोग उनके बाद आ रहे हैं उनका भी उल्लेख किया गया है, यानी द अदर सक्सेसर्स ऑफ तुलसीदास। फिर देखिएगा, ये 9वां विभाजन कर रहे हैं, 18वीं शताब्दी, द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी आप जानते होंगे, ये अगला विभाजन इनका हो गया। अगला कर रहे हैं कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। अब कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, तो देखिए दिया गया है हिंदुस्तान अंडर द कंपनी, 1800 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी। फिर आगे महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अंडर द क्वीन, 1857 से 1887 ईस्वी। फिर आगे दिया गया विविध, इसको क्या बोला जाएगा? मिसलेनियस, यह है मिसलेनियस। अब ध्यान दीजिएगा, कई बार कुछ किताब पुस्तकों में क्या किया है, ये चैप्टर का नाम नहीं दिया, यही 11 तक देता है। अब देखिए कुछ जगह लिख दिया गया है कि ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन है अपने हिंदी साहित्य, मतलब जो इतिहास ग्रंथ है, इसको वो कितने भागों में बांटे हैं, तो कहीं कहीं बातें आती है 11, कहीं कहीं 12, आप समझिएगा। 11 को मेन में ध्यान रखें, देखिए नामकरण यहीं पर है, लेकिन 12वां जो मिसलेनियस है, इसका नाम विविध, इसको चैप्टराइजेशन के अंतर्गत नहीं रखा जाता। फिर भी अगर कहीं विकल्प ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप 12 को टिक कर सकते हैं, अगर 12 और 11 नहीं दिया है, 11 नहीं दिया है तो, लेकिन फिर भी समझिएगा यहीं तक बातें आती हैं। तो मिसलेनियस विविध, ये भी इनके इतिहास के ग्रंथ में दर्ज है, ऐसी बातें नहीं आपको बताया, पूरा नाम दिया गया है सब। लेकिन अगर वो चैप्टर में, चैप्टर नंबर फला, यानी चैप्टर ये क्या है 12वां ना, ये उल्लेख उन्होंने किया है। लेकिन अगर देखा जाए जैसे किसी चीज पर शोध किया जाता है, कुछ बातें आती है, विविध को चैप्टर में नहीं रखा जाता। अब ये विविध में रखे किसको हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं, एक बार गौर समझिएगा। ये विविध में रखे किसको हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, ये विविध में किसको, किन लोगों को रखे हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि विविध के अंतर्गत वो उन कवियों का नाम लिखे हैं जिनकी तिथियों को स्थिर नहीं कर सके, यानी जिनकी तिथियां, जिनका समय स्थिर नहीं किया जा सका है, उसको ये क्या किए, विविध में रख दिए हैं। तो बात समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं अब मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। अच्छा, मिश्र बंधुओं के हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद, हमने ये भी चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने कैसे विभाजन किया हिंदी साहित्य का। तो इन्होंने पहला विभाजन किया प्रारंभिक काल, ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभिक काल, और इसको इन्होंने 2 भाग बताया, मतलब इसको 2 भागों में बांटा प्रारंभिक काल को, पूर्वारंभिक यानी पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक। पूर्वारंभिक का काल 700 से 1343 विक्रम संवत दिया, ध्यान देना ईस्वी में नहीं लिखा गया विक्रम संवत में, अगर कहीं पूछा जाए तो सावधानी के साथ। और उत्तरारंभिक का 1344 से 1444 विक्रम संवत। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा काल जिसे हम कहेंगे भक्ति काल, तो भक्ति काल को उन्होंने माध्यमिक काल कहा है। माध्यमिक से याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में ऐसे पूछे गए प्रश्न, यानी इन्होंने उसको 2 भागों में उसको भी बांट दिया माध्यमिक काल को। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत, और दूसरा इन्होंने प्रौढ़ माध्यमिक, देखिएगा यहाँ पूर्व के बाद उत्तर माध्यमिक नहीं लाया है, यानी यहाँ उत्तरारंभिक करने के बाद जैसे यहाँ पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक, तो ये समझिएगा भक्ति काल को इन्होंने ऐसे भी किया, और इसका समय दिया 1561 से 1680 विक्रम संवत। और चलिए रीति काल को उन्होंने, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत माने वही सजाने वाला ना, रीति काल में सजावट कुछ ज्यादा था, जानते होंगे, सजना सवरने की बात है। तो रीति काल को अलंकृत काल कहा, इसको भी इन्होंने 2 भाग में बांट दिया। कौन कौन? पूर्वालंकृत काल यानी 1681 विक्रम संवत है, समझिएगा 1681 विक्रम संवत से
90 विक्रम संवत, और उत्तरालंकृत काल यानी 1791 विक्रम संवत, यानी समझिए 1889 विक्रम संवत, यानी यहाँ से इन्होंने यहाँ बांटा, यानी इतने 3 कालों में इन्होंने 2-2 पार्ट किया। लेकिन इसके बाद एक परिवर्तन काल लाते हैं, इसमें कुछ बातें 2 पार्ट नहीं किए हैं, वो कहते हैं 1890 से 1925 विक्रम संवत, और वर्तमान काल इन्होंने विभाजन किया है 1926 विक्रम से अब तक। अब ध्यान दीजिए, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो मिश्र बंधु विनोद रचना है उसमें हिंदी साहित्य इतिहास को कितने भागों में यानी कितने काल विभाजन किए गए हैं, तो देखिए कितने कालों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 नाम भी, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो बात समझ गए होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आइए हम अगला काल विभाजन देखते हैं। आइए अब हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में, वनडे से लेकर जितनी परीक्षाएं हैं, बहुत बार ये बात पूछी जाती है कि रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन से संबंधित। यहाँ तक देखिएगा, एक पेपर में आपको दिखा दे रहा हूँ, सुपर टेट का भी, टेट वाले भी ध्यान देगा और से, ये इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर मिल गया, कितनी बार एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है, कहाँ कहाँ, वनडे में तो कई बार पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ में, हायर में पूछा ही जाता है, एलटी इत्यादि में, डीएसएसबी में, आरपीएससी में। लेकिन अब देखिए वनडे एग्जाम के तहत भी जहां पर नॉर्मल हिंदी लगे वहां पर भी बातें आती है। तो ये देखिए पूछा गया, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का क्या समय है, देखेंगे गौर से, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय गौर से दिख रहा है। तो अब देखिएगा, इसको इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि थोड़ा आप इसका महत्व समझ सके और याद कर सके, और दिखाने का कोई मकसद नहीं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है हिंदी साहित्य का। अब देखिएगा, और वहां विकल्प भी दिया है, ईस्वी में दिया है, सन में। तो पहली बात आप समझिएगा, रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है किसके मतलब ईस्वी में किए हैं कि संवत में। तो आप ध्यान दीजिए, संवत में, देखिए हर जगह संवत लिखा गया है, संवत 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 संवत, ईस्वी में हमने चेंज किया है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा, रामचंद्र शुक्ल कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटे हैं, ये मैं विभाजन रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का जो ग्रंथ है उसमें काल विभाग से लिया है। काल विभाग के अंतर्गत, काल विभाग के अंतर्गत आपको प्रमाण सहित बता रहे कहां से लिया जा रहा है, तो ओ लिखते हैं काल विभाग के अंतर्गत। तो काल विभाग के अंतर्गत उन्होंने ऐसे ही काल का विभाजन किया, दोहरा नामकरण की प्रवृत्ति है। तो ध्यान दीजिएगा, उन्हें पहले काल का क्या नाम दे रहे हैं, अच्छा दोहरा नामकरण मतलब 2-2 नाम दे रहे हैं, ये भी कई बार बहुत ध्यान दीजिएगा, ये रामचंद्र शुक्ल ही ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं, रामचंद्र शुक्ल दोहरा नामकरण की प्रवृत्ति इनके इतिहास में पाई जा रही है। एक लिख रहे हैं आदिकाल, पोस्टक में लिख रहे हैं वीर गाथा काल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न बच जाता है, अगर पूछ ले कि हिंदी साहित्य का नामकरण आदिकाल कौन किया है, तो यहां पर अगर आप ये सोचकर करेंगे रामचंद्र शुक्ल, फंस जाएंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल नामकरण कौन किया है, जिसे पिछली बार सुपर टेट में पूछा गया था, प्राइमरी सुपर टेट में, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है, पूछा गया था, बताइएगा, कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत पहले से, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिसे कई बार पूछा सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, ये सब बताएंगे जब नामकरण आएंगे। लेकिन यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर कहा जाए हिंदी साहित्य में आदिकाल कौन नाम दिया, तो यहां पर हजारी कहेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यहां पर अगर पूछ लीजिए परीक्षाओं में हिंदी साहित्य को वीरगाथा काल किसने कहा है, वीरगाथा काल, तो किसको भी बताएंगे, तो यहां जाएगा रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। ये नामकरण दोहरा भले है, लेकिन ये ध्यान देना है, ये प्रश्न यहाँ पर बच जाते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं अभी नहीं कंपटीशन को ध्यान दिए तो यहाँ फंस जाएंगे आप। अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो आप बताएंगे क्या, रामचंद्र शुक्ल। अब याद कैसे करेंगे, राम आप जानते हैं वीर थे, योद्धा थे ना, वीर थे, तो राम वीर थे, तो रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल समझिएगा, ऐसे कोट करके याद कर लीजिएगा। अब ये आदिकाल का समय क्या बताते हैं रामचंद्र शुक्ल, ये बताते हैं 1050 विक्रम से, यानी 10 संवत 1050 से 1375। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है, संवत और ईस्वी में क्या अंतर है, कुछ बताएंगे, संवत और ईस्वी में क्या अंतर है, बताइएगा। अच्छा, संवत बड़ा होता है कि ईस्वी बड़ा होता है, ज्यादा क्या है, यानी संवत जो है ईस्वी से 57 साल ज्यादा होता है, ये पता है ना गौर से। तो ये बताइए, यहां पर लिखा गया है 1050 संवत में है, तो ईस्वी में अगर निकालना है तो जोड़ेंगे घटाएंगे कितना, इसमें हम क्या करेंगे, संवत में अगर दिया है और हमें ईस्वी प्राप्त करनी है, ईस्वी का पता लगाना है, तो संवत में से 57 साल हम माइनस कर लेंगे। और अगर ईस्वी दिया है तो अगर हमें संवत में ले जाना है तब क्या करेंगे, तो 57 साल जोड़ लेंगे। अगर आपसे कहा जाए इस समय क्या सन चल रहा है, तो आप कहेंगे 2022, और अगर कहा जाए इसे संवत में बदलिए तो क्या करेंगे, 57 जोड़ देंगे,
यानी हमने बताया था संबत में बदलने के लिए 57 जोड़ेंगे, किसमें, ईस्वी में, तो हम 57 ऐड कर दे रहे हैं। अब देखिएगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे, जब यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, 7 2 9, और यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 5 2 7, और यहाँ 0 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। कितना हो गया, ये संबत में आ रहा है 2079 संबत, यानी जिस समय आप जी रहे हैं, जिस समय में, ये समय क्या है, 2079 संबत चल रहा है, लेकिन ईस्वी क्या चल रहा है, 2022। तो ऐसे समझिएगा, रामचंद्र शुक्ल यहां कह रहे हैं 1050 क्या 1050 समझिएगा क्या है, संबत है। अब इसमें 57 आप घटा दीजिए, तो 1050 में से आप 57 माइनस करेंगे तो ईस्वी आ जाएगा, क्योंकि बड़ा है संबत में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, एक इधर से उधार लेगा तो 10 में से 7 हो जाएगा, कितना चला जाएगा, यानी हो जाएगा 3। अब यहाँ हो गया 4, इधर से एक उधार लेगा, हो जाएगा 14, 14 में से 5 गए, कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ 9 बचेगा, एक उधार देगा, हो जाएगा 993। ये क्या हो गया, ईस्वी। यानी 993 1375 में 57 घटाएंगे, घटा कर देख लीजिएगा 1318 ईस्वी आएगा। यानी अब क्या बना, अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे आदिकाल का क्या समय है और विकल्प में संबत वाला ना दिया हो, ध्यान दीजिएगा, और सन वाला दे दिया है, 993 से 1318 समझिएगा। अगर संबत का दिया है तो 1050 से 1375 क्या है, विक्रम से, यानी संबत है। चलेगा, आगे देखिएगा इन्होंने दूसरा काल क्या किया है, पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति काल कहा है। भक्ति काल समय क्या दिया है, 1375 से 1700 क्या है, संबत है। अब इसको भी, इसमें दोनों में से 57 घटाइएगा तो इसमें 1375 में से घटाएंगे 1318 आ जाएगा, यहाँ पर घटाया गया है, और 1700 में घटाएंगे 57 तो कितना आएगा, 1643 से। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल का क्या समय बताया, 1318 से 1643 ईस्वी, क्लियर, और संबत में 1375 से 1700, ठीक ना, चलेगा। यही हमने बताया रीतिकाल में पूछा गया था। रीतिकाल में क्या लिखा था, 1700 से 1900 ईस्वी और 1700 से 1900 संबत दोनों दिया था विकल्प, तो क्या हो जाएगा, संबत हो जाएगा, सन नहीं होगा। और सन में अगर 1643 से 1843 ये किसका है, रीतिकाल का समय है। अब देखिए आधुनिक काल यानी गद्य काल, जिसे रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, ये 1900 से 1984 ईस्वी, यानी इसको सन में घटाया जाएगा, ये संबत में है पहले ब्लैक में, यानी संबत 1900 से 1984, इसको घटाएंगे 1843 हो जाएगा, और 1927 ईस्वी। तो ये है रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो आज हम लोगों ने 3 काल विभाजन पढ़ा, कौन कौन, एक तो हम लोगों ने पढ़ा जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन, दूसरा पढ़ा मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, और तीसरा रामचंद्र शुक्ल का। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें थी यहां तक हो गई। तो ये वीडियो आज कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।